Hello students, I'm Dr. Anshu Sanna. Welcome back to my channel Anushka Classes. आज के हम अपने इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और आगे बेस थ्योरम पढ़ेंगे। बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट और बेस थ्योरम पर एक प्रॉब्लम हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस की थी, इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझाया था और मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड होती है और इसके फॉर्मूलेस मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे। जिन्होंने मेरा ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्रोबेबिलिटी पर बेस, प्लीज़ रेफर माई प्रीवियस वीडियोज़ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड होती है। डिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? वो इवेंट होते हैं जिसका एक का होना दूसरे पे डिपेंड करता है। और इसका मैंने एक एग्जांपल आपको लेकर बताया था, जैसे ताश में 52 ताश के पत्ते हैं, उसमें से आपने किंग के 4 पत्ते होते हैं, एक किंग निकाला और बाहर रख दिया, उसे वापस रिप्लेस नहीं किया उसके अंदर, तो नेक्स्ट टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी 3/51 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ 4/52, क्योंकि एक पत्ता आपने उठा के बाहर रख दिया है। तो टोटल पत्ते 52 में से 51 रह गए और किंग भी 4 में से 3 रह गए। तो ये होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि डिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड होते हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स जो होते हैं वो उसका एग्जांपल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है कि डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स हुए जिसमें विदाउट रिप्लेसमेंट हम कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो एक का आना दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। देखिए, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स. Two balls are drawn at random, one after the other without replacement. Find the probability that both balls drawn are black. आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एक बैग में 5 वाइट और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी टोटल बॉल्स तो कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अब आपको ऐसे 2 बॉल्स निकालनी है रैंडमली और ऐसे निकालनी है वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, उसे रिप्लेस नहीं करना। और आपने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी कि जो दोनों बॉल्स आपने निकाली वो ब्लैक हो। तो सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ब्लैक बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो वो क्या हो गई? देखो, पी ए इज इक्वल टू ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई? 4 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 9। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल होने की 4/9 हो गई। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द सेकेंड ब्लैक बॉल गिवन दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। हम देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि हम जैसे मान लो बी इवेंट का निकालना है, सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट ए हो चुका हो या जब इवेंट ए दे रखा हो। तो हमने सेकेंड इवेंट हमारा कौन सा हो गया? वो भी ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए यानी जो फर्स्ट इवेंट है वो ऑलरेडी ब्लैक हो चुका हो। तो अब कितनी हो गई? 3/8 हो गई, क्योंकि एक बॉल आपने बाहर निकाल दी, उसको रिप्लेस नहीं किया, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स 3 हो गई। टोटल ब्लैक बॉल्स भी आपकी एक कम हो गई, दैट इज 3/8. So therefore the probability that both balls drawn are black is given by फॉर्मूला। मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपके साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या होता है? पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन ए। तो 4/9 इज द वैल्यू ऑफ द पी ए एंड पी बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 3/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो गया 1/6। अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेस थ्योरम। देखिए, एग्जाम के अंदर बेस थ्योरम पर भी क्वेश्चन आता है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम। एग्ज़ाम में डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बट जनरली ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है और 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन बेस थ्योरम पर बनता है। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम होती क्या है? देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो थ्योरम होती है वो इस पर बेस्ड होती है कि वो इंफॉर्मेशन लेती है, एक इवेंट के बारे में अकरेंस बताती है, इंफॉर्मेशन लेती है अबाउट द अकरेंस ऑफ वन इवेंट और वो प्रिडिक्ट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट। कि मतलब जैसे एक इवेंट अगर हो चुका है तो वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करती है जब पहला इवेंट दे रखा है या पहला इवेंट हो चुका है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसको एक्सटेंड करें रिवाइज प्रोबेबिलिटीज़ को बेस्ड ऑन द न्यू इन्फॉर्मेशन कि जो इवेंट हो रहा है वो क्यों किसी एक पर्टिकुलर कॉज की वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेस थ्योरम कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हम एक्सटेंड करते हैं रिवाइज प्रोबेबिलिटीज़ को, इस ये जो प्रोसीजर होता है फॉर रिवाइजिंग दिस प्रोबेबिलिटीज़, इसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को समझने के लिए आप एक डायग्राम समझिए। मान लीजिए ये दो इवेंट्स हैं A1 A2 और B इवेंट है जो इनको इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो मान लीजिए A1 और A2 दो इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अनएग्जॉस्टिव हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, जो दो इवेंट्स इकट्ठे नहीं हो सकते, और एक्सॉस्टिव मतलब जो टोटल इंटायर एक्सपेरिमेंट को बना रहे हैं। तो A1 A2 दोनों मिलके पूरे एक्सपेरिमेंट को बना रहे हैं। एंड B इज द इवेंट जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, A1 को और A2 को भी। तो अब B का वो पार्ट जो A1 के हिस्से में लाई कर रहा है वो होता है A1 एंड B, और B का वो पार्ट जो A2 के हिस्से में लाई कर रहा है वो बनता है A2 एंड B। तो मतलब B किससे बन रहा है, A1 एंड B प्लस A2 एंड B से। तो देखिए यही सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। A1 A2 वो इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। B वो इवेंट है जो दोनों इवेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखिए, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 निकालना है गिवन इवेंट B इज, तो वो हम कैसे लिखते हैं, PA1 अपॉन B इज इक्वल टू PA1 एंड B डिवाइडेड बाय PB। ये मैंने फॉर्मूला आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके साथ डिस्कस किया है, और क्योंकि बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट हम फर्दर एक्सटेंड करके चलते हैं, तो अगर हमें इवेंट A1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट B हो रहा है या हो चुका है या इवेंट B की वैल्यू दे रखी है, तो हम उसका क्या फॉर्मूला लगाते हैं, PA1 एंड B डिवाइडेड बाय PB। डिनोमिनेटर में जो इवेंट हो चुका है उसको लिखते हैं। एंड सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A2 गिवन इवेंट B इज PA2 अपॉन B का भी हो जाएगा PA2 एंड B डिवाइडेड बाय PB। और PB किससे बन रहा है, A1 एंड B प्लस A2 एंड B। ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस किया है कि B का वो हिस्सा जो A1 में लाई कर रहा है, तो B किससे बन रहा है, A1 एंड B प्लस A2 एंड B से। अब देखिए ऐसे ही PA1 एंड B क्या होता का किससे बन रहा है, PA1 इंटू PB अपॉन A1, एंड PA2 एंड B कैसे बन रहा है, PA2 इंटू PB अपॉन A2। इसको आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना रटने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटीज बिफोर रिवीजन। अब बेस थ्योरम कहती है कि अगर हमने रिवीजन नहीं किया है तो जो बिफोर रिवीजन प्रोबेबिलिटी चल रही है उन्हें हम प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं, और अगर हमने कोई नई इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रोबेबिलिटीज को रिवाइज किया है तो उनको हम कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। यानी बाद की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है पोस्टीरियर और पहले की प्रोबेबिलिटी होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, assume that a factory has 2 machines। ठीक है, past records show that machine 1 produces 30% of the items of output and machine 2 produces 70% of the items। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि फैक्ट्री में 2 मशीन्स हैं। पास्ट रिकॉर्ड्स बताती है कि मशीन 1 जो है वो 30% ऑफ द आइटम्स जो आउटपुट निकल रहा है उसका 30% प्रोड्यूस करती है, एंड मशीन 2 70% ऑफ द आइटम्स। Further, 5% of the items produced by machine 1 were defective। अब जो items machine 1 produce कर रही है 30% of the total output, उसमें से 5% defective है, and only 1% produced by machine 2 were defective। If a defective item is drawn at random, what is the probability that the defective item was produced by machine 1 or machine 2? अब अगर defective item randomly draw किया गया है तो आपको ये निकालना है क्या probability है कि defective item machine 1 से निकला है या फिर machine 2 से निकला है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हो गया, लेट A1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन 1। आपने अज्यूम किया कि इवेंट A1 जो है वो डिफेक्ट आइटम प्रोड्यूस किया गया है मशीन 1, और A2 जो है वो इवेंट ऑफ ड्रॉइंग एन आइटम है प्रोड्यूस बाय मशीन 2। B वो इवेंट है जो कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो रहा है इधर बाय मशीन 1 और मशीन 2। तो PA1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30%, PA2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 70%, PB अपॉन A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5%। यानी कि डिफेक्टिव आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए फर्स्ट इवेंट हो चुका है या इवेंट A मतलब 30% डिफेक्टिव आइटम जो कि मशीन 1 से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 5%, एंड डिफेक्टिव आइटम जो कि मशीन 2 से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 1%, तो कि 0.01 वैल्यू दे रखी है।
तो आपको ये डेटा में दे रखा है, आपने एज्यूम कर लिया कि A1 A2 दो इवेंट है, कि A1 जो है वो डिफेक्ट आइटम मशीन 1 से निकल रहा है, इवेंट A2 जो है वो आइटम्स हैं जो मशीन 2 से प्रोड्यूस हो रहे हैं, B जो है वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन 1 और मशीन 2 है, और ये सारी वैल्यूज आपको डेटा में दे रखी है। तो अब आप एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज़ का टेबल बनाएंगे, उसमें आप सबसे पहले इवेंट्स लिखेंगे। आपके इवेंट्स हैं A1 A2, प्रायर प्रोबेबिलिटी दे रखी है दैट इज 0.30 एंड 0.70, A1 A2 की वैल्यू दे रखी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपकी दे रखी है, डिफेक्टिव आइटम जब मशीन 1 से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 0.05, डिफेक्टिव आइटम जो मशीन 2 से प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 0.01। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0.015, दैट इज पॉइंट, नेक्स्ट आपने किया 0.70 इंटू 0.01 तो 0.007। जब आपने इसको टोटल किया तो PB की वैल्यू निकली 0.022। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस करके, यानी 0.015 डिवाइडेड बाय 0.022 किया तो आपकी वैल्यू आई 0.682, 0.007 डिवाइडेड बाय 0.022 किया तो आपकी वैल्यू आई 0.318। जब आपने इसका टोटल किया तो इसकी वैल्यू आ गई 100%, यानी 1.000। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि डिफेक्टिव आइटम जो मशीन 1 से प्रोड्यूस हुआ है वो 68% है, और डिफेक्टिव आइटम जो मशीन 2 से प्रोड्यूस हुआ है वो 31% है। तो इस तरीके से ये बेस थ्योरम काम करती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।